बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं। अब हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं। इसमें सारे ही क्वेश्चन स्टेटमेंट की शक्ल में हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द इंटीजर्स। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स का मतलब है जो मुकम्मल अदाद हैं, यानी डेसिमल में नहीं आते, जैसा कि 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह 0 -1 -2 -3 -4। इस तरह बीच वाले कोई नंबर नहीं है। अगर वो कहे कि 3.5 तो ये इंटीजर नहीं है। अगर हमारे पास रकम आ जाए 3 स्क्वायर रूट तो ये भी इंटीजर नहीं है। अगर हमारे पास फ्रैक्शन में रकम आ जाए तो ये भी इंटीजर नहीं है। इंटीजर का मतलब है जो बिल्कुल मुकम्मल अदद है, और वो माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, और ज़ीरो भी हो सकता है। तो पहली तो बात हमने ये बताई कि इंटीजर्स क्या होते हैं। दूसरी, यहाँ पे वो कह रहा है कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। कंसेक्यूटिव इंटीजर्स का मतलब है कि जो बिल्कुल आपस में मुसलसल हैं। अगर मैं इन 3 की बात करूं तो ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, लगातार। 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा। अगर हम वापस की बात करें तो 5 से पहले 4 आएगा, 4 से पहले 3 आएगा। तो इसे कहते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अगर मैं ये नंबर ले लूँ, ये नंबर ले लूँ, ये नंबर ले लूँ, तो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 6 आता है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है। तो ये जो मैंने चूज़ किए, ये 3 नंबर, ये कंसेक्यूटिव नहीं है। कंसेक्यूटिव वही होते हैं जो बिल्कुल लगातार आते हैं एक लाइन के ऊपर। 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो आप यहाँ देखेंगे जो लगातार नंबर आ रहे हैं वो कंसेक्यूटिव होते हैं, लगातार मुसलसल होते हैं। अब हम क्वेश्चन की फुल स्टेटमेंट पढ़ते हैं दोबारा। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। सम का मतलब होता है जमा। जमा करके जो जवाब आता है उसे सम कहते हैं। ये 4 वर्ड्स यूज़ होते हैं। सम, इसे उर्दू में कहते हैं हासिले जमा, यानी जमा करके जो आंसर आता है उसे सम कहते हैं। आगे है डिफरेंस। इसे कहते हैं हासिले तफरीक। दो नंबर्स को या दो रकमों को माइनस करके जो आंसर आता है उसे डिफरेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रोडक्ट। हासिले ज़रब। दो रकमों को ज़रब करके, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। और लास्ट में है कोशेंट। इसे कहते हैं हासिले तफरीक, हासिले तकसीम। दो रकमों को डिवाइड करके जो आंसर आता है उसे कोशेंट कहते हैं। तो ये 4 वर्ड बार बार यूज़ होते हैं, इनका आपको पता होना चाहिए। सम का मतलब है जमा करके जो आंसर आता है। डिफरेंस का मतलब है माइनस करके जो आंसर आता है। प्रोडक्ट का मतलब है कि जो आप ज़रब करके आंसर लेके आते हैं। कोशेंट का मतलब है जब आप डिवाइड करके आंसर लेके आते हैं। तो ये 4 वर्ड यूज़ होते हैं। सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, यानी हमारे पास कोई 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं, उनको हमने जब प्लस किया, जमा किया, तो उसका आंसर 42 आ गया। फाइंड इंटीजर्स, तो वो 3 नंबर हमने फाइंड करने हैं। तो अभी हमें नंबर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, अपने पास से उन तीनों नंबर्स को फ़र्ज कर लेंगे। हम लिखेंगे लेट फर्स्ट इंटीजर इज इक्वल टू x,
सेकंड इंटीजर इज़ इक्वल टू x प्लस 1। अब यहाँ पे x प्लस 1 क्यों किया? देखें, अगर पहला इंटीजर जो है वो हमारे पास 5 है तो दूसरा 6 होगा, क्योंकि बात उसने कंसेक्यूटिव की हुई है। तो 5 के बाद 6 आता है और 5 से 6 तक आने में हम 5 जमा 1 करते हैं, इसलिए 6 आ जाता है। तो इसलिए अगर हमने पहले इंटीजर को x कहा है तो अगला इंटीजर लाने के लिए उसमें हम 1 जमा करेंगे तो अगला इंटीजर आ जाएगा। इसी तरह थर्ड इंटीजर, तो इसमें 2 प्लस करेंगे, x में 2 जमा करेंगे, यानी 5 जमा 2 तो हमारे पास 7 आ जाएगा। तो ये 3 नंबर हमने फ़र्ज़ कर लिए। उर्दू में हम इन्हें लिख सकते हैं, पहला फ़र्ज़ किया, पहला सही अदद, दूसरा सही अदद, फिर तीसरा सही अदद। तो ये हमने उर्दू में भी लिखना है अगर आपका उर्दू मीडियम है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेश्चन की कंडीशन में हमें क्या गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे गिवन कंडीशन, उर्दू मीडियम वाले लिखेंगे बशर्ते सवाल, यानी सवाल की जो शर्त है उसमें क्या है कि तीनों नंबर्स को हम सम करें, प्लस करें। तो पहला नंबर है हमारे पास x, दूसरा नंबर है x प्लस 1 और तीसरा नंबर है x प्लस 2। तो इन तीनों नंबर्स को क्या करना है हमने, सम, प्लस। तो ये मैंने प्लस लिख दिया। तो प्लस करने से आंसर क्या आता है, 42। तो ये हमने 42 लिख दिया। अब आगे हमारी सिंपल कैलकुलेशन है, x x x, इन तीनों को प्लस कर दिया तो 3x हो गया, और ये 1 प्लस 2, ये प्लस 3 हो गया 42। 3x, 3 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये आ गया 39। 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 3 के टेबल पे कट हुआ तो 13 आ गया। x इज़ इक्वल टू 13। ये हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम ये जो 3 इंटीजर हमने फ़र्ज़ किए हुए हैं वो उनके आंसर हम लिख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर, उर्दू में लिखेंगे पहला सही अदद। अब फर्स्ट इंटीजर को हमने x कहा हुआ था, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो है 13। तो इसका मतलब है पहला जो सही अदद है वो 13 है। अब यहाँ लिखेंगे सेकंड इंटीजर, दूसरा सही अदद, यह है x प्लस 1। तो x हमारे पास 13 है, इसमें प्लस 1 कर देंगे तो ये हमारे पास 14 हो जाएगा। ये दूसरा हमारे पास इंटीजर आ गया। अब हम थर्ड इंटीजर फाइंड करेंगे। इसको हमने कहा हुआ है x प्लस 2, तो x प्लस 2 में हम x की वैल्यू 13 है, इसमें प्लस 2 कर देंगे तो इसका आंसर 15 हो जाएगा। तो हमारे पास 3 आंसर आ गए। यहाँ हम लिख सकते हैं 13, 14, 15 आर रिक्वायर्ड इंटीजर्स। कोशिश करें जो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है उसका आंसर भी स्टेटमेंट में लिखा करें। उर्दू में हम लिख सकते हैं 13, 13, 14, 15 मतलूबा सही आदाद हैं। अब ज़रा इन आंसर्स को देखें, क्या ये कंसेक्यूटिव हैं? यस, ये कंसेक्यूटिव हैं, क्योंकि 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है। फिर इन तीनों को प्लस करके चेक कर लें, तो प्लस करके आप देखेंगे कि इसका आंसर 42 ही आएगा। इसका मतलब है हमारा आंसर
ठीक है। इधर से ही हमें पता चल जाएगा कि हमारा आंसर ठीक है कि नहीं। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। इसकी स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी है, इसको थोड़ा थोड़ा साथ साथ समझते हैं। द डायग्राम शोज़ राइट एंगल्ड ट्राईएंगल। इसमें वो कह रहा है कि आपके पास जो तस्वीर में एक राइट ट्राईएंगल मुसल्लस है, ट्राईएंगल है। राइट ट्राईएंगल का मतलब है कायमा ज़ाविया मुसल्लस। कायमा ज़ाविया मुसल्लस किसको कहते हैं? अगर आपके पास 90 का एंगल हो, तो ये जो सिंबल होता है एंगल का, ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। इसका मतलब है ये वाला एंगल 90 है, और अगर किसी ट्राईएंगल में 90 का एंगल आ जाए तो वो राइट एंगल ट्राईएंगल होती है, कायमा ज़ाविया मुसल्लस होती है। अब उसके बाद इन विच द लेंथ ऑफ AC, ये जो AC लेंथ है ये उसने हमें दे दी है 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। यहाँ देखें ब्रैकेट यूज़ की है इसने। ब्रैकेट यूज़ करने का क्या मकसद है? अगर हम ब्रैकेट यूज़ नहीं करते तो इसका मतलब है कि ये सेंटीमीटर जो है ये सिर्फ इसका है, तो इसलिए बेहतर होता है कि आप ब्रैकेट यूज़ करें, क्योंकि ये दो रकमें प्लस हो के तो आंसर दे रही हैं, तो इसलिए इसका यहाँ ब्रैकेट ज़रूरी है। उसके बाद एरिया ऑफ ट्राईएंगल, यानी इस ट्राईएंगल ने कितना एरिया कवर किया हुआ है, यहाँ से लेके यहाँ इसके अंदर ये सारा पोर्शन, ये इसका एरिया है। फाइंड लेंथ AB, तो ये वाली जो AB लेंथ है ये हमने फाइंड करनी है इन फॉर्म ऑफ A 3 स्क्वायर रूट प्लस B 5 स्क्वायर रूट। तो इस शक्ल में जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, इस शक्ल में हमारा आंसर आएगा। वेयर A एंड B आर इंटीजर्स। इंटीजर्स का मतलब है कि सही अदाद 1 2 3 4 0 -1 -2 -3, इस शक्ल में हमारा आंसर आएगा। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। लेंथ AC। अब अगर आप इस ट्राईएंगल को देखें, आगे जाके चैप्टर 6 में हम बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे कि जब हम एरिया ऑफ ट्राईएंगल करते हैं तो जो ये नीचे वाली साइड है इसे हम बेस का नाम देते हैं, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है बिल्कुल ऊपर की तरफ, इसे हम आल्टीट्यूड का नाम देते हैं। इसे हम हाइट भी कह सकते हैं कि एक ट्राईएंगल की हाइट कितनी है। तो ये उसका बेस है, यानी ये खुली कितनी है, और ये उसकी हाइट है कि ये ऊंची कितनी है। तो इसको हम कह देते हैं बेस। और ये है हमारे पास 3 का जज़र जमा 5 का जज़र सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ लेंथ AB, इसको हम कह देंगे हाइट या आल्टीट्यूड। और ये है हमारे पास इस वक्त A इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस B इंटू 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राईएंगल ABC, ये है हमारे पास 1 प्लस 15 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का जो यूनिट आता है वो स्क्वायर में आता है, लेंथ का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर मिलीमीटर इस तरह आता है। अब हम इसका फार्मूला स्टार्ट करते हैं कि एरिया ऑफ ट्राईएंगल का फार्मूला क्या होता है। मेरे पास ये जगह कम है तो मैं ये सारी चीज़ें ज़रा इरेज कर दूंगा। तो अब इसके नीचे हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राईएंगल, इट इज़ इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये इसके बराबर है।
एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 1/2 बेस हाइट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और उसके आंसर को 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो ये किसी भी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल यहाँ से देखें हमें गिवन है, उसकी जगह पे हम लिख देते हैं 1 + 15 स्क्वायर रूट। अब यहाँ कैलकुलेशन के दौरान हम सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह नहीं लिखते, इज़ इक्वल टू 1/2 बेस है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट ब्रैकेट, यहाँ भी ब्रैकेट लिख लें। उसके बाद हाइट है हमारे पास a × 3 स्क्वायर रूट + b × 5 स्क्वायर रूट। अब ये नीचे वाला डाटा भी मैं इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने पुट कर ली हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का हिस्सा है। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। इसमें देखें ये a और b, ये दो चीज़ों का हमें नहीं पता। इस पूरे फैक्टर को इसी तरफ रहने देंगे, इसको और इस पूरे फैक्टर को हम इधर ले आएंगे। तो ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है फैक्टर, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसे हम लिख लेंगे 2 × 1 + 15 स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू a × 3 स्क्वायर रूट + b × 5 स्क्वायर रूट। अब ये रकम हमारी एक साइड पे हो गई, ये सारी रकमें एक साइड पे हो गई। अब इस रकम को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करते हैं, ये हो जाएगा 2 + 2 15 स्क्वायर रूट। अब नीचे वाली रकम है हमारे पास 3 स्क्वायर रूट + 5 स्क्वायर रूट। अब आपने एक्सरसाइज 1.2 में सीखा है कि नीचे जब स्क्वायर रूट वाली रकम आ जाती है तो उसे हम रैशनलाइज़ करते हैं। तो इधर ही हम इसे रैशनलाइज़ कर लेंगे। रैशनलाइज़ करने का तरीका होता है कि नीचे वाली रकम को ऊपर भी लिख लिया और दरमियान में ये सिंबल चेंज कर दिया, -5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट -5 स्क्वायर रूट, यानी इसका जो सिंबल चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई भी कर दिया, नीचे डिवाइड भी कर दिया। ये वाली रकम इधर ही आ जाएगी, ये वाली रकम एंड तक साथ ऐसे ही चलेगी। अब एक ये रकम है हमारे पास, एक ये रकम है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 को जब 3 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया 2 स्क्वायर रूट 3। याद रखें ये जो 2 है ये स्क्वायर रूट के अंदर दाखिल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास स्क्वायर रूट नहीं है। अगर इसके पास भी स्क्वायर रूट होता तो ये भी इस 3 के साथ अंदर यहाँ पे एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आ जाता। अब 2 को इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाएगा -2 स्क्वायर रूट 5। अब इस रकम को पहले इस रकम से मल्टीप्लाई करेंगे +2। अब देखें 15 के पास स्क्वायर रूट है, 3 के पास स्क्वायर रूट है, तो वैसे तो ये आ सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम इन्हें लिख लेते हैं 15 × 3 स्क्वायर रूट। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी एक स्क्वायर रूट में आ सकते हैं। अच्छा ये प्लस ये माइनस, तो इस वजह से ये माइनस हो जाएगा 2। अब ये स्क्वायर रूट वाली रकमें हम एक ही रकम के अंदर लिख लेते हैं 15 × 5। नीचे वही फार्मूला जो हम यूज़ करते हैं a + b × a - b = a2 - b2। तो पहली रकम का स्क्वायर माइनस दूसरी रकम का स्क्वायर, और ये रकम ऐसे ही है साथ। a 3 स्क्वायर रूट + b 5 स्क्वायर रूट। अब ये दो रकमें तो ऐसे ही आ जाएंगी, 2 स्क्वायर रूट 3 - 2 स्क्वायर रूट 5 + 2। अब ये जो 15 है इसे हम ब्रेक करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं
5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये मल्टीप्लाई 3 पहले से मौजूद है, तो 15 को ब्रेक करके हमने 5 मल्टीप्लाई 3 लिखा। इधर भी इसको ऐसे ब्रेक करेंगे, इधर मैंने 3 पहले लिख दिया, 5 बाद में लिख दिया, और आगे ये वाला 5। ये इसलिए किया क्योंकि ये 5 5 इकट्ठे हो जाएंगे और ये 3 3 इकट्ठे हो जाएंगे। और इधर ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, इधर भी ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 3 माइनस 5। अब इसको लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2। अब इसे हम अलहदा लिख लेते हैं 5 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास 3 2 दफ़ा है तो इसलिए उसका स्क्वायर लिख दिया। माइनस 2, 3 स्क्वायर रूट अलहदा लिख दिया, 5 स्क्वायर स्क्वायर रूट, क्योंकि 5 हमारे पास 2 दफ़ा है, और नीचे 3 माइनस 5 होता है -2। ये वाली रकम इधर भी आएगी, ये हर स्टेप पे जाएगी साथ साथ एंड तक, आंसर तक। अब यहाँ पे ये कटिंग हो सकती है, ये भी कटिंग हो सकती है, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, यहाँ पे सिर्फ 3 बचा, तो इसे लिख लेते हैं 2 स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3। ये 2 और 3, यहाँ सिर्फ 3 बचा था, इसको मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। अब ये -2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि ये 5 अकेला बच गया था, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, और साथ में आ जाएगा 3 स्क्वायर रूट, और नीचे है हमारे पास -2, और इधर वही a 3 स्क्वायर रूट प्लस b 5 स्क्वायर रूट। 2 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट प्लस 6 5 स्क्वायर रूट -10 3 स्क्वायर रूट। ये 2 3 ज़ार 6 लिख दिया, 2 5 ज़ार 10 लिख दिया, -2, साथ में ये a 3 स्क्वायर रूट प्लस b 5 स्क्वायर रूट। अब देखिए आपके पास ये 3 स्क्वायर रूट वाली रकम है, 3 स्क्वायर रूट वाली रकम है, इसको ज़रा सॉल्व कर लें। ये है -10 3 स्क्वायर रूट प्लस 2 3 स्क्वायर रूट, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस कर दें, ये आ जाएगा -8 3 स्क्वायर रूट। तो इन दोनों को सॉल्व करके आ गया -8 3 स्क्वायर रूट। अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं, ये है हमारे पास 6 5 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट, तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 4 स्क्वायर रूट 5 आ गया, तो इसका आंसर आएगा +4 5 स्क्वायर रूट, और नीचे है हमारे पास -2 a इंटू 3 स्क्वायर रूट प्लस b इंटू 5 स्क्वायर रूट। अब नीचे हमारे पास -2 है, हम चाहते हैं कि किसी तरीके ख़त्म हो जाए, तो ऊपर से हम -2 कॉमन ले लेते हैं। माइनस जब कॉमन लेते हैं तो इसका सिंबल और इसका सिंबल चेंज, यानी ब्रैकेट के अंदर हम जो भी रकम लिखेंगे कॉमन लेने के बाद तो उसका सिंबल चेंज हो जाता है। और जब 8 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट प्लस, और ये आ जाएगा 2 माइनस आएगा क्योंकि सिंबल चेंज हो गया। 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आ गया 5 स्क्वायर रूट, और ये नीचे आ गया -2। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो ये वाला फैक्टर हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको हम लिख सकते हैं AB इज़ इक्वल टू 4 3 स्क्वायर रूट -2 5 स्क्वायर रूट सेंटीमीटर।
तो ये हमारी ए बी लेंथ आ गई। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। ये तस्वीर किताब में नहीं दी गई, लेकिन ये क्वेश्चन को समझने के लिए बनाई है मैंने। रेक्टेंगल हैज़ साइड्स ऑफ लेंथ दिस एंड दिस। अब रेक्टेंगल का तो आपको पता है कि आमने सामने वाली साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं, लेकिन चारों साइड आपस में बराबर नहीं होती। अगर चारों साइड आपस में बराबर हो जाएं तो फिर तो वो स्क्वायर हो जाता है। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इन फॉर्म ऑफ दिस। तो आपने एरिया फाइंड करना है और उसका आंसर इस शक्ल में लिखना है, वेयर ए बी आर इंटीजर्स। तो ये उसकी एक लेंथ है, ये उसकी एक लेंथ है। तो यहाँ हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमने लेंथ लिखी, लेंथ इज़ इक्वल टू 2 + 18 स्क्वायर रूट मीटर। अब ये जो 18 स्क्वायर रूट है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आगे जाके कैलकुलेशन में हमें और आसानी रहे। तो 18 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो ये आ जाएगा 9, 3 पे डिवाइड करेंगे 3 पे डिवाइड करेंगे तो 1। तो इसको हम लिख लेते हैं 2 + 2 × 3 स्क्वायर रूट। 18 के हमने फैक्टर बना लिए, तो ये हो जाएगा 2 + 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर रूट स्क्वायर। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, तो इस 3 को मैं पहले लिख लेता हूँ और इसको बाद में। तो ये इसका आंसर आ गया मीटर में, सिंपल हो गए। अब हम विड्थ लिखते हैं। विड्थ में क्या है, 5 - 4/2 स्क्वायर रूट मीटर। अब इस रकम में देखें, ये डिवीज़न के अंदर नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए रैशनलाइज करेंगे। 5 - 4/2 स्क्वायर रूट, इसी रकम को ऊपर नीचे लिख देंगे, डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हो गया, ये कट हो गया। 5 - 4 2 स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 इस 4 से कट हो गया, 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 - 2 2 स्क्वायर रूट मीटर। तो ये हमारे पास विड्थ आ गई। अब हमारे पास लेंथ भी आ गई, विड्थ भी आ गई। अब हम इसका एरिया फाइंड करते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हमारे पास होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब एरिया है, इस शक्ल में हमने लिखना है, तो इसको लिख लेते हैं a + b 2 स्क्वायर रूट। अब लेंथ है हमारे पास 2 + 3 2 स्क्वायर रूट, और विड्थ है हमारे पास 5 - 2 2 स्क्वायर रूट। ये तो ऐसे ही चलेगा, साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहली रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई किया तो 10 आ गया, पहली रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई किया तो 2 2 * 4 -4 2 स्क्वायर रूट आ गया। अब दूसरी रकम को पहली रकम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा +15 2 स्क्वायर रूट। अब दूसरी रकम को दूसरी रकम से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 * 6 और ये माइनस का आएगा -6, और ये 2 स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 2 रकमें हैं ये। अब ये दोनों एक जैसी रकमें हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ +15, बड़ी रकम को ऊपर लिख दिया, -4 2 स्क्वायर रूट। तो बड़ी रकम में से छोटी माइनस की 11 आ गया, बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस का आंसर आएगा। तो यहाँ आएगा +11 2 स्क्वायर रूट -6। ये इससे मल्टीप्लाई हो के मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा, सॉरी ये कट हो के 2 आ गया। 10 + 11 2 स्क्वायर रूट -12। अब ये दो रकमें हैं हमारे पास, -12 + 10, बड़ी रकम में से छोटी माइनस की और बड़ी रकम का सिंबल, तो ये आ जाएगा -2 + 11 2 स्क्वायर रूट, a + b 2 स्क्वायर रूट।
तो ये इसका एरिया आ गया। हम ये भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राईएंगल भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर आपने मीटर स्क्वायर में लिखना है क्योंकि इसका यूनिट गिवन है मीटर के अंदर। तो जब हम एरिया फाइंड करते हैं तो उसका आंसर मीटर स्क्वायर में आता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया है। हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ये बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 जैसा है। फाइंड 2 नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स की बात कर रहा है, इंटीजर्स की बात नहीं कर रहा। तो नंबर्स किसी भी शक्ल में हो सकते हैं। हुज, जिनका सम इज़ 68, यानी उन दोनों नंबर्स को अगर प्लस करें तो हमारे पास आंसर आता है 68 एंड डिफरेंस इज़ 22, और अगर उन्हीं दो नंबर्स को माइनस करें तो हमारे पास 22 आंसर आता है। तो ये पहले क्वेश्चन से मिलता जुलता है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे लेट, फ़र्ज़ किया, फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू एक्स। उर्दू में हम इसे कहेंगे पहला अदद। तो पहला अदद हमारे पास x है। सेकंड नंबर इसे हमने y का नाम दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे दूसरा अदद। अब यहाँ हमने एक्स वाई कहा, पहले हमने x प्लस x1 प्लस x प्लस 2 इस तरह कहा था। वो इसलिए था कि एक ही नंबर के रेफरेंस से हम आगे आगे चल रहे थे। यहाँ पे एक नंबर का रेफरेंस नहीं है, यहाँ पे दो मुख्तलिफ नंबर्स हैं, इसलिए हमने उनको दो मुख्तलिफ नाम दे दिए। एक को कह दिया x, दूसरे को कह दिया y। तो अब आगे गिवन कंडीशन बशर्ते सवाल। पहले उसने बात की थी कि इन दोनों नंबर्स को अगर हम प्लस करें, यानी उनका सम जो है वो 68 है, और दूसरी बात उसने की थी कि इन दोनों नंबर्स का जो माइनस है यानी डिफरेंस है वो 22 है। तो इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो अब दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं कि आपको प्लस वाई माइनस वाई मिल रहा है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड इक्वेशन 1 एंड 2 मसावात 1 और 2 को जमा करने से, यानी इन दोनों इक्वेशंस को हम जमा करेंगे। जमा करने का ये तरीका है कि जो लेफ़्ट साइड है और ये जो लेफ़्ट साइड है इनको आपस में प्लस कर देते हैं, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई। ये हमारे पास इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड है, ये इक्वेशन 2 की लेफ़्ट साइड है, और इन दोनों को प्लस कर दिया। क्यों प्लस किया? क्योंकि हमने यहाँ लिखा है ऐड। अब ये इन दोनों को भी प्लस कर दें, ये इक्वेशन 1 की राइट साइड है, ये इक्वेशन 2 की राइट साइड। अब यहाँ देखें प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो गया और x प्लस एक्स 2x हो गया। इन दोनों को प्लस किया तो हमारे पास 90 आ गया, 2 इधर आके डिवाइड हो गया, कट हो के 45 देगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 45 आ गई। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये x की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में पुट कर लें या इक्वेशन 2 में पुट कर लें, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पुट x इज़ इक्वल टू 45 इन इक्वेशन 1। x बराबर 45 मसावात 1 में दर्ज करने से। तो ये हो जाएगा, x की जगह पे हमने 45 लिख दिया प्लस y इज़ इक्वल टू 68। 45 इधर आके माइनस हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 23। तो हमारे पास x का आंसर भी आ गया, y का आंसर भी आ गया।
तो यही हमारे दो रिक्वायर्ड नंबर्स हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं 45 एंड 23 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। उर्दू में लिख देंगे 45 और 23 मतलूबा अदाद हैं। तो ये इसका रिज़ल्ट हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर्स को प्लस करें तो आप देखेंगे कि आपके पास 68 आ जाएगा। 45 प्लस 23 86। इसका मतलब है पहली कंडीशन जो है वो ओके हो गई। अब इन दोनों को माइनस करके देख लेते हैं 2 2। तो इसका मतलब है डिफरेंस वाली कंडीशन भी ओके हो गई। ये ऐसे सवाल हैं जिनके आंसर्स को चेक करके हम खुद चेक कर सकते हैं कि हमारा ये क्वेश्चन ठीक हुआ है कि नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेट थोड़ी लेंथी है, पहले तो इसे समझ लें। द वेदर इन लाहौर वाज यूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। यानी 2024 में जो लाहौर का मौसम है वो गर्म था। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज़ हाई एज़ 48 डिग्री सेंटीग्रेड। तो टीवी पे जो टेम्परेचर बताया जा रहा था वो 48 डिग्री सी था। बाय यूजिंग फार्मूला, तो ये फार्मूला हमने यूज़ करना है। फाइंड द टेम्परेचर एज़ फ़ारेनहाइट स्केल। तो फ़ारेनहाइट स्केल पे हमने वही टेम्परेचर चेंज कर देना है। याद रखें टेम्परेचर के 3 स्केल हैं। एक है सेंटीग्रेड, इसे कहते हैं सेल्सियस सेंटीग्रेड। दूसरा है फ़ारेनहाइट, तीसरा है केल्विन, तो ये 3 स्केल हम यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल्स में भी ये वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 7 देखें क्लास 9 का, तो उसमें भी आपको ये तीनों स्केल मिलते हैं। उसमें आप इनको बड़ी डिटेल से स्टडी करते हैं और इसमें न्यूमेरिकल्स भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ़िज़िक्स में। वो लाजमी पेपर में आता है इस चैप्टर का न्यूमेरिकल। तो इसमें हम 3 स्केल यूज़ करते हैं। इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 स्केल का जिक्र हुआ है। एक है सेल्सियस सेंटीग्रेड, उसकी वैल्यू दी हुई है। इसको हमने फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करना है। तो उसको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट स्केल में चेंज करने का फार्मूला दिया हुआ है। वैसे इसका एक चौथा स्केल भी होता है, वो आप मैट्रिक में भी नहीं पढ़ेंगे, हो सकता है आप एफएससी में भी ना पढ़ें। अगर आप में से कोई हायर स्टडी करता है फ़िज़िक्स के अंदर या इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पे आप वो लाजमी पढ़ते हैं, और उसका है रैंकिन। रैंकिन स्केल। रैंकिन जो है ये एक साइंटिस्ट था, इसने इंजन जो गाड़ियों का इंजन है उसकी बेसिक्स पे काम किया था, इसलिए उसके नाम पे ये यूनिट यूज़ होता है। तो मैट्रिक लेवल पे नहीं है, एफएससी लेवल पे भी नहीं है, ये हायर स्टडी में आपको मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में इंटर कन्वर्जन करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, उसके लिए कह देते हैं फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल, यहाँ आप फार्मूला भी लिख सकते हैं। फार्मूला हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, लेकिन फिर भी आपने इसे ज़ुबानी याद करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जैसे ही आप फ़िज़िक्स में न्यूमेरिकल करते हैं तो ये आपको वहाँ पे नहीं दिया होता। तो ये फार्मूला आपने ज़ुबानी याद करना होता है। 9/5
डिग्री सी प्लस 32। यहाँ भी हम डिग्री लिख लेते हैं क्योंकि डिग्री को डिग्री में ही प्लस कर सकते हैं। 9/5 डिग्री सेंटीग्रेड वैल्यू दी हुई है, वो हम लिख लेते हैं 48 प्लस 32 डिग्री। यहाँ इसकी रीजनिंग भी कर देते हैं, बिकॉज सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज़ इक्वल टू 48 डिग्री। ये हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को डिवाइड करके आ जाएगा 1.8 48 डिग्री प्लस 32 डिग्री। इन दोनों को हम कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 86.4 डिग्री। अब इन दोनों को कैलकुलेटर पे प्लस कर लेंगे। कैलकुलेटर पे प्लस करके आ जाएगा 118.4 डिग्री। तो ये हमारा फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर आ गया और यही इसका आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है पेपर में, इसलिए आपने इसे बड़ी अच्छे से रेडी करना है। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। यानी एक बाप और बेटा हैं और आज के दिन अगर उनकी एज को प्लस करें, दोनों की एज को प्लस करें तो 72 आंसर आता है। यानी अगर फ़र्ज़ करें बाप की उम्र है 50 साल तो बेटे की उम्र होगी 22 साल, वैसे फ़र्ज़ी बात कर रहा हूँ, तो दोनों को प्लस किया तो 72 ईयर्स आ गया। अब आगे वो बात कर रहा है 6 ईयर्स अगो, यानी आज से 6 साल पहले। 6 ईयर्स अगो, आज से 6 साल पहले। द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स, यानी बाप की जो उम्र थी आज से 6 साल पहले, जो बाप की उम्र थी 2 टाइम्स एज ऑफ सन, बेटे की उम्र से डबल थी। अगर फ़र्ज़ करें 6 साल पहले बेटे की उम्र थी 20 साल तो बाप की उम्र थी 40 साल, फ़र्ज़ किया। यानी 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी बेटे की उम्र से डबल थी। 2 टाइम्स का मतलब डबल थी। व्हाट वाज द एज ऑफ सन 6 ईयर्स अगो। तो 6 साल पहले हमने बेटे की उम्र फाइंड करनी है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ जब आप स्टेटमेंट को समझ जाते हैं ना तो फिर आगे सारा काम आसान हो जाता है। स्टेटमेंट को एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज़ 72 ईयर्स। यानी एक बाप और बेटा हैं और आज के दिन अगर उनकी एजेस को प्लस किया जाए, उम्रों को प्लस किया जाए तो वो 72 है। 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी वो बेटे की उम्र से डबल थी। 2 टाइम्स का मतलब है डबल। व्हाट वाज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। तो 6 साल पहले बेटे की उम्र क्या थी। तो आइए इसमें हम पहले फ़र्ज़ करते हैं। लेट फ़र्ज़ किया, साथ साथ में उर्दू मीडियम का भी लिख रहा हूँ। एज ऑफ फादर, यहाँ मैं करंट भी लिख देता हूँ। करंट एज ऑफ फादर, इसे हमने x के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। करंट का मतलब होता है मौजूदा, आज के दिन। बाप की मौजूदा उम्र, तो ये हमने x के बराबर फ़र्ज़ कर ली। करंट एज ऑफ सन, इसको हमने y के बराबर फ़र्ज़ कर लिया। इसको हम लिखेंगे बेटे की मौजूदा उम्र। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 6 ईयर्स अगो। छः साल पहले। तो 6 साल पहले एज ऑफ फादर क्या होगी। एज ऑफ फादर जाहिर है ये x माइनस 6 होगा। यानी आज अगर उसकी उम्र x है तो 6 साल पहले क्या होगी।
x में से 6 माइनस कर देंगे। एज ऑफ सन, बेटे की उम्र y है तो 6 साल पहले y माइनस 6 हो जाएगा, यानी उसमें से 6 माइनस कर दें। अब आगे हम इसे सॉल्व करते हैं कंडीशंस के लिहाज से। गिवन कंडीशंस, बशर्ते सवाल। अब पहली बात उसने की कि आज के दिन दोनों की एजेस को प्लस करें तो वो आ जाता है 72। और दूसरी बात उसने की 6 साल पहले जो बाप की उम्र थी, बाप की उम्र 6 साल पहले थी y माइनस 6 और ये बेटे x माइनस 6 और ये बेटे की उम्र से डबल थी, इसलिए हम ये यहाँ पे 2 लिख दिया। इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 उर्दू में लिख देंगे मसावात एक की रूह से, यानी मसावात एक से। हमने क्या, अब इक्वेशन 1 से हम x को इधर रहने देते हैं, y को इधर ले आते हैं। हमने लिख दिया x इज़ इक्वल टू 72 माइनस y। अब ये जो x की वैल्यू हमने लिखी है, हमने इक्वेशन 1 से निकाली है, इसे हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। पुट करने से क्या होगा कि यहाँ से x ख़त्म हो जाएगा। पुट x इज़ इक्वल टू 72 माइनस y इन इक्वेशन 2। उर्दू में आप लिखेंगे, लिख देता हूँ x बराबर 72 माइनस y मसावात 2 में दर्ज करने से। अब ये वाली चीज़ जहाँ पे आपको इक्वेशन 2 में x नज़र आ रहा है उसकी जगह पे हमने ये पुट कर देना है। तो x की जगह पे आ गया 72 माइनस y, ये आ गया माइनस 6 और ये आ गया 2y इन माइनस 6 और ये ब्रैकेट में। अब ये 72 माइनस 6 इसका आ जाएगा 66 माइनस y इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2y माइनस 12। अब आप क्या करेंगे, y की रकम इधर ले जाएं या इस y को भी इधर ले आएं। तो माइनस y माइनस 2y, ये वाली y की रकम मैं इधर ले आया और ये जो 66 है ये इधर आ गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। इन दोनों को मिलाया तो ये माइनस 3y आ जाएगा। इन दोनों को इकट्ठा करेंगे तो ये माइनस 78 आ जाएगा। यहाँ पे अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो माइनस y माइनस 3y लिख देते हैं, माइनस नहीं लिखते, या यहाँ पे इन दोनों को इकट्ठा करके माइनस नहीं लिखते, दोनों साइड पे माइनस आएगा। अब y इज़ इक्वल टू माइनस 78 ओवर माइनस 3, ये माइनस 3 इधर आके डिवाइड होगा। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये माइनस है तो इधर आके प्लस हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, आपने देखना है कि ये जो माइनस 3 है इसका y के साथ क्या ताल्लुक़ है, इसका y के साथ मल्टीप्लाई का ताल्लुक़ है यहाँ पे, तो इसलिए ये इधर आके डिवाइड होगा। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 3 के टेबल पे कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर आ गया 26। तो y का आंसर आ गया 26। अब y तो हमने फाइंड कर लिया, लेकिन असल क्वेश्चन में उसने क्या पूछा था, सन की एज हमने 6 साल पहले फाइंड करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले। 6 साल पहले बेटे की उम्र y माइनस 6, तो इधर भी आप 6 माइनस कर दें, यानी y से 6 माइनस कर दिया इधर भी और इधर भी, तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इज़ इक्वल टू 20 ईयर्स।
तो इसकी स्टेटमेंट आप वर्डिंग में लिख दें, सन्स एज वाज 20 years 6 years ago। 6 साल पहले बेटे की उम्र 20 साल थी। ये इसका आंसर है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। मिरहा बॉट अ टॉय, यानी मिरहा ने एक खिलौना ख़रीदा फॉर 1500 रुपीज़, 1500 का, एंड सोल्ड फॉर, और उसने फिर बेच दिया 1520 रुपीज़, यानी 1520 रुपये का बेच दिया। व्हाट वाज हर प्रॉफिट परसेंटेज, तो उसने कितने परसेंट प्रॉफिट कमाया। वैसे भी हमें रकम से भी नज़र आ रहा है कि 1500 का लेके उसने 1520 रुपये का बेच दिया, तो जाहिर है उसने 20 रुपये प्रॉफिट कमाया। लेकिन उसने क्वेश्चन में पूछा है प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करनी है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो है जिस प्राइस पे कोई चीज़ खरीदी जाती है। इसको शॉर्टकट में CP लिख लेते हैं, 1500 रुपीज़। अब जिस प्राइस पे उसने सेल किया उसे लिख देते हैं सेल प्राइस, SP। ये है 1520 रुपये। अब हम यहाँ पे पहले प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं कि उसने प्रॉफिट कितना अर्न किया। प्रॉफिट है SP माइनस CP। SP है 1520 और CP है 1500, तो प्रॉफिट उसने अर्न किया 20 रुपये। तो ये उसकी प्रॉफिट अमाउंट आ गई। लेकिन क्वेश्चन में उसने अमाउंट नहीं पूछी बल्कि परसेंटेज पूछी है। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज़ इक्वल टू प्रॉफिट के जितना उसने प्रॉफिट लिया और इसको डिवाइड कर देंगे CP कॉस्ट प्राइस पे, और 100% से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे जो कि इसको परसेंटेज में ले आएगा। तो प्रॉफिट है हमारे पास 20 रुपीज़, CP है हमारे पास 1500, और ये 100% ऐसे ही आ जाएगा। अब इसमें ये 2 ज़ीरोज़ इस 2 ज़ीरो से कैंसिल हो गए। अब 20 को जब 15 पे तकसीम करेंगे तो ये आ जाएगा 1.33 और साथ में ये परसेंटेज का सिंबल। तो इसका मतलब है कि जब उसने 20 रुपये प्रॉफिट कमाया तो इतना उसको परसेंटेज प्रॉफिट मिलेगा। अब एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज़ 960,000 रुपीज़, यानी तैयब की जो सालाना इनकम है वो 9,60,000 है। वाइल एग्जेम्प्टेड अमाउंट इज़ 130,000 रुपीज़, जबकि जो माफ़ी वाली रकम है वो 1,30,000 रुपये है। हाउ मच टैक्स वुड ही हैव टू पे, उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा अमाउंट की शक्ल में, एट द रेट ऑफ 0.75%, इस परसेंटेज टैक्स रेट के लिहाज से। तो एनुअल इनकम क्या है? एनुअल इनकम का मतलब है कि एक बंदा एक साल के अंदर जितने पैसे कमाता है उसे एनुअल इनकम कहते हैं। तो यहाँ हम लिख लेते हैं एनुअल इनकम ये है 9,60,000। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट क्या है? एक 1,30,000। अब देखें, एक बंदा ए पर्सन है, वो पैसे कमाता है। हुकूमत कहती है कि अगर उस बंदे ने एक साल के अंदर 1,30,000 रुपये कमाए तो फिर वो टैक्स नहीं देगा, और अगर उसने इस अमाउंट से 1 रुपया भी ऊपर कमा लिया तो फिर वो टैक्स देगा।
तो इसको कहते हैं एग्जेम्प्टेड अमाउंट, यानी ऐसी अमाउंट कि जिस पे टैक्स लागू नहीं होता। तो इससे 1 रुपया भी ऊपर कमा लेगा पूरे साल के अंदर तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। अब उसको जो टैक्स देना है वो है 0.75% के लिहाज से, और ये टैक्स देगा इससे ऊपर वाली अमाउंट से। इतनी अमाउंट फिर भी उसे एग्जेम्प्टेड है, इससे ऊपर जितने पैसे कमाएगा उन पैसों पे उसे टैक्स देना पड़ेगा। तो अब टोटल उसने कमाया है 9,60,000, जो कि इस रकम से काफ़ी ज़्यादा है। तो आइए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका मतलब है टैक्स तो उसे देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है टैक्स रेट। उससे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट यानी ऐसी अमाउंट जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, तो वो है 9,60,000 माइनस 1,30,000, तो ये आ जाएगा 8,30,000 रुपीज़। यानी इस अमाउंट का उसे टैक्स देना पड़ेगा, इसमें से इतना उसे छूट है, एग्जेम्प्टेड है। अब किस परसेंटेज से, किस टैक्स रेट से उसे देना पड़ेगा वो लिख लेते हैं। टैक्स रेट इज़ इक्वल टू 0.7%। अब इसका परसेंटेज हमने ख़त्म करना है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होता है, इसे 100 पे डिवाइड कर लेते हैं। अब जब 100 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हम एक और ज़ीरो लिखेंगे अपनी तरफ से, और इधर भी एक और ज़ीरो लिखेंगे। तो इसका मतलब है नीचे 2 ज़ीरो हैं तो वो इस पे ऐड हो जाएंगी, यानी शामिल हो जाएंगी। तो ये उसका टैक्स रेट है, परसेंटेज के बगैर डायरेक्ट नंबर में हम ले आए इसे। अब हम फाइंड करते हैं टैक्स अमाउंट। टैक्स अमाउंट कि कितने पैसे वो टैक्स देगा, तो ये बराबर होगा टैक्सेबल इनकम मल्टीप्लाइड टैक्स रेट। अब टैक्सेबल इनकम है हमारे पास 830,000 मल्टीप्लाई टैक्स रेट है 0.0075। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6225, यानी 6,225 रुपये, 6,225। इतने पैसे वो टैक्स की शक्ल में देगा, क्योंकि उसने एग्जेम्प्टेड अमाउंट से ज़्यादा कमाया है। अब हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। सबसे पहले तो देखें कि मार्कअप क्या होता है। मार्कअप का मतलब है कि एक बंदा, फ़र्ज़ करें ये एक पर्सन है, ये अपने पैसे बैंक के अंदर सेव कर लेता है। अब बैंक इस पैसे को आगे इन्वेस्ट करता है, उस इन्वेस्टमेंट के नतीजे में जो उसको प्रॉफिट होता है बैंक को वापस, तो वो इसको इसके पैसों के हिसाब से, जितने उसने बैंक में पैसे जमा करवाए होते हैं उसके हिसाब से इसको भी प्रॉफिट देता है, और इस प्रॉफिट का नाम है मार्कअप। तो मार्कअप जो है ये डिफरेंट होता है, और दूसरी चीज़ कि ये जो मार्कअप है ये मंथली भी हो सकता है, यानी महीने में एक बार, ये एनुअली भी हो सकता है, साल में एक बार, ये महीने में एक बार, बाई एनुअली भी हो सकता है, यानी 6 माह बाद, साल में 2 दफ़ा, ये वीकली भी हो सकता है लेकिन आमतौर पे होता नहीं, हफ्ते बाद,
इसी तरह फोर्टनाइटली, पंद्रह दिन बाद, लेकिन ये भी आमतौर पे नहीं होता, आमतौर पे मंथली होता है, एनुअली होता है, बाई एनुअली होता है। तो ये जब पैसे वापस मिलते हैं इन्वेस्टर को तो उसे मार्कअप कहते हैं। उसके बाद है कंपाउंडेड एनुअली, यानी अभी जो हम बात कर रहे थे कि उसको महीने बाद मिलेगा, साल बाद मिलेगा या 6 माह बाद मिलेगा, तो इस क्वेश्चन में उसने बता दिया कंपाउंडेड एनुअली। कंपाउंडेड का मतलब है कि उसको जमा करता है, उसको काउंट करता है, उसको जमा करता है। एनुअली का मतलब है साल बाद, यानी उसका जो प्रॉफिट है वो साल बाद उसको मिलता है। अब इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ें। फाइंड द कंपाउंड मार्कअप ऑन 375,000 रुपीज़ फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंडेड एनुअली। यानी इतने पैसे उसने इन्वेस्ट किए, बैंक के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, बैंक के अलावा किसी और बिज़नेस में भी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, तो उसको 14% के लिहाज से जो उसको मार्कअप मिलता है वो आपने एनुअली कंपाउंड करना है, यानी 1 साल के लिहाज से उसको जमा करना है। और उसकी जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 साल के बाद हमने करना है। यहाँ पे 5 साल भी हो सकता है, 10 साल भी हो सकता है, कोई और देर भी हो सकती है। यानी 1 साल के अंदर जो उसने इन्वेस्टमेंट की थी तो सालाना उसका प्रॉफिट क्या होगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब जो उसकी पहली अमाउंट है जो उसने जमा करवाई हुई है उसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी कह सकते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट ये है 375,000 रुपीज़। अब जो उसका मार्कअप रेट है, मार्कअप रेट यानी प्रॉफिट की जो परसेंटेज है, इसको हम लिख लेते हैं 14%। अच्छा, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसको हम P का नाम दे देते हैं और इसको हम R का नाम दे देते हैं। 14% को हम सिंपल नंबर के अंदर कन्वर्ट करेंगे तो उसके लिए 14 को 100 पे डिवाइड कर देंगे। याद रखें, जब भी आपने परसेंटेज का सिंबल ख़त्म करना होता है तो 100 पे डिवाइड करते हैं। तो R का आंसर आ जाएगा 0.14। इसके ऊपर ये नंबर, इसके ऊपर ये नंबर और 1 के ऊपर पॉइंट, तो इस तरह ये पॉइंट लगाया जाता है। तो ये आ गया 0.14, ये इसका रेट है। अब कितनी देर के लिए हम करना है? 1 साल के लिए। टाइम पीरियड इसको हम स्मॉल t से लिख लेते हैं, 1 ईयर। अब हम कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला लिखते हैं। कंपाउंड मार्कअप ये बराबर होता है P इंटू 1 प्लस R ब्रैकेट रेस पावर T माइनस P। अब इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। P की वैल्यू है 375,000, 1 ऐसे ही आ जाएगा। R की वैल्यू है 0.14 माइनस 375,000। अच्छा, यहाँ T की वैल्यू 1 आएगी क्योंकि 1 साल के लिए हमने कैलकुलेट करना है। 375,000, अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1.14 और इसकी पावर 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। अगर 2 साल के लिए होता तो हम यहाँ 2 पुट करते और इसका स्क्वायर करते। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 427500 माइनस 375,000। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा
52,500। तो इतना प्रॉफिट उसको मिलेगा 1 साल बाद इस अमाउंट पे। 3,75,000 उसने जमा करवाए और 52,500 रुपीज़ उसको प्रॉफिट होगा 1 साल बाद, 52,500 रुपीज़।